नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज पर। इस दौर में आखिर एक्सपोर्ट बाजार को लेकर कैसे कदम बढ़ाना चाहिए, साथ ही ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर कई नए मौके आ रहे हैं, इनके एमएसएमईज के लिए क्या मायने हैं और इन्हें भुनाने के लिए कैसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, हम इसका जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, फॉर्मर CMD NSIC, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर वीना झा, CEO इकध्वज एडवाइजर्स। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर कुमार के साथ। डॉक्टर कुमार, आप ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच एक्सपोर्ट बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं? एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो वहीं की मार्केट्स पर दबाव। एमएसएमईज के नजरिए से आपका किस तरह का आंकलन है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी इंडिया को कोई बहुत ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए जो पॉलिसीज बनाई हैं उससे पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और पर्टिकुलरली एमएसएमईज को एक तरह का बेनिफिट हुआ है। हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारा पॉलिसीज, इंसेंटिवाइजिंग, ये सारी स्कीम हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कर रही है। परंतु यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि हमें अपने एक्सपोर्ट के डिफरेंट एरियाज में ध्यान देते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि किन प्रोडक्ट्स में हम स्ट्रांग है, हमारा देश स्ट्रांग है। अभी हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर काफी ड्यूटीज इनहैंस की है। इंडिया इस मामले में टाइम टू टाइम अपने ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिकैलिब्रेट करता रहा है, परंतु ये देखा गया है कि कुछ केसेस में इंडिया एमएसएमईज, पर्टिकुलरली एमएसएमईज एडवर्सली अफेक्ट हुई है ड्यूटीज के रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से। अपने एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। एक्सपोर्ट्स में एक्चुअली डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम एक तरह का इंसेंटिव मॉडल इस तरह का लाएं कि उससे हमारे डिफरेंट जो एरियाज हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स लैगर्ड रहे हैं उसमें भी हम इम्प्रूव कर सकें। पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर में हमारा बहुत स्कोप है कंट्री का, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, तो कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस में आपको पता नहीं है कल को कौन से रेस्ट्रिक्शन किस कंट्री में लगेंगे। तो हमें अपनी मार्केट को देखते हुए, अपनी डिमांड को देखते हुए, अपने कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस तरह की तैयारी करनी है कि हम अपने कंज्यूमर्स की, अपनी डिमांड को पूरी तरह से मीट करने के लिए खुद ही सक्षम हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा इसमें। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उससे भी उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, अपने लोगों को तैयार करें, ताकि हमारी मार्केट्स को हम अपने ही प्रोडक्ट्स द्वारा पूरा कर सकें। डॉक्टर वीना, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में काफी दमखम है, इसमें एमएसएमईज के लिए ह्यूज पोटेंशियल है। आप मौजूदा ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज कर रहे हैं और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को और गति देने के लिए कैसे स्टेप्स की जरूरत है? ई कॉमर्स में अगर देखा जाए तो किसी देश की ई कॉमर्स निर्यात के हिसाब से 10% से ज्यादा नहीं होती है। हमारी निर्यात इस वक्त ई कॉमर्स के तहत मैक्सिमम, अगर हम टारगेट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो टारगेट है कि 2030 तक वो $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करना चाहते हैं एंड $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट, आयात करना चाहते हैं। तो अगर आप $1 ट्रिलियन देखते हैं तो $1 ट्रिलियन में 100 बिलियन जो है वो ई कॉमर्स होगा, क्योंकि 10% ई कॉमर्स होगा। इस वक्त हमारी निर्यात जो है वो सिर्फ $2 बिलियन है। तो अगर हमें इस लक्ष्य पे पहुंचना है तो बहुत ज्यादा हमें कोशिश करनी होगी, बहुत तरह से हमें कोशिश करनी पड़ेगी इस लक्ष्य पे पहुंचने का। एसएमई का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो एमएसएमईज के कंट्रीब्यूशन करीब 45% है पूरे निर्यात में। अगर हम ई कॉमर्स के निर्यात में देखते हैं तो एसएमई का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है, 60% है। तो अगर हम
100 बिलियन की डॉलर की हम टारगेट रीच करना चाहते हैं, तो सारी पॉलिसीज को हमें एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हमें काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाने होंगे ताकि इनको एक प्रोत्साहन मिल सके और वो टारगेट रीच कर सके। तो अगर करंट ट्रेंड्स देखते हैं तो 3 साल में हमारी 20% करीब ई कॉमर्स की ग्रोथ हुई है। इससे बहुत ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा ये लक्ष्य पहुंचने के लिए। डॉक्टर वीना, आप मौजूदा कंप्लायंसेस के साथ पेमेंट रिकंसिलिएशन के पहलू को कैसे देखते हैं? इसको लेकर आप क्या कहोगे, सुझाव होगा? ये एसएमईज के लिए बहुत भारी पड़ता है क्योंकि 2 चीजें होती हैं। एक तो हर एक एसएमई जो है वो बहुत सारी शिपिंग बिल्स जनरेट करता है क्योंकि वो बहुत टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि एक शिपिंग बिल में उसने 10 प्रोडक्ट्स डाल दिए या 15 प्रोडक्ट्स डाल दिए और वो निर्यात कर दिया। एसएमईज जो है वो बहुत कम मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत बार एक्सपोर्ट करते हैं। इससे इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और रिकंसिलिएशन का पेमेंट की जहां तक सवाल है, ये हर एक शिपिंग बिल से उनको मैच करना पड़ेगा। ईबीआरसी मतलब एक्सपोर्ट बैंकिंग सर्टिफिकेट्स जनरेट करनी पड़ेगी। उसके अलावा हर एक शिपिंग बिल को उस ईबीआरसी से मैच करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को एक एग्रीगेशन कर देना चाहिए हर एक फॉर्म के लिए ताकि बैंकिंग उनके लिए आसान हो जाए और पेमेंट रिकंसिलिएशन आसान हो जाए। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली एसएमईज के लिए, इनके लिए डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहां कि इनकी सारी कंप्लायंसेस एक साथ आ सके। देखिए इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनको प्रोडक्ट कंप्लायंस करना पड़ता है, उनको कंट्री कंप्लायंस, जैसे कि आपने अमेरिका में भेजा और आपने यूके में भेजा, दोनों जगह अलग अलग कंप्लायंसेस होती हैं। तो एक सिंगल विंडो में इनको सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। प्लस उनको वहां बेचने के लिए कौन सी सर्टिफिकेट्स इंडिया में लेनी होती है, कौन सी क्वालिटी सर्टिफिकेट्स लेनी होती है, ये सब भी वो सिंगल विंडो में उनको पता चल जाना चाहिए। और बैंकिंग रिकंसिलिएशन का भी आरबीआई एक छोटा सा विंडो दे, जैसे कि आपका प्रोडक्ट अगर $1000 से कम है तो आपको ईबीआरसी ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातें अगर सरकार कोशिश करेगी करने की तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसएमई के लिए आसान हो जाएगी। डॉक्टर कुमार, आप मार्केट लिंकेजेस के लिए लोकल से ग्लोबल चेन में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की भूमिका को कैसे देखते हैं? आप मानते हैं इस स्पेस में काफी एक्शन होने की उम्मीद है? ई कॉमर्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि यंग जनरेशन और आने वाली जनरेशन जो हैं वो डिजिटल पे बहुत अधिक फोकस करेंगी। तो इस वजह से ई कॉमर्स में हमारे देश का भी बहुत अधिक स्कोप है। केवल आवश्यकता है कि हमें ई कॉमर्स के लिए मार्केट इंटेलिजेंस, जो कि अब बहुत वीक है हमारे देश में। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जो कि वो क्या ट्रेंड्स हैं वहाँ पे प्रोक्योरमेंट के, और कौन लोग इसको ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, उनका डिमांड पैटर्न क्या है, उनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट क्या है। वीना जी ने बताया कि उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके टैरिफ स्ट्रक्चर क्या हैं। ये सारी मार्केट इंटेलिजेंस के बगैर एक्चुअली ई कॉमर्स को प्रमोट करना, बूस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, परंतु धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो रहा है अपने पेस से। अगर इसमें हमें जंप स्टार्ट कराना है तो ये एकदम से एज ए कैंपेन शुरू करना होगा और हमें उसकी पूरी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करके एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। तो इसमें कुछ अधिक काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली इसमें एक्टिव होके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से ये एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो जाए। और ये सिंगल विंडो की जो बात की है, मैं तो ये कहूँगा कि एक सिंगल हेल्पलाइन होनी चाहिए जिसमें आप ऑनलाइन अपनी सारी ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सकें, उनको बता के और रिजॉल्व कर सकें ऑन द स्पॉट। डॉक्टर वीना, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में अपैरल, हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा कई और सेगमेंट्स में काफी हलचल देखी जा रही है। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है। इस बारे में आप एमएसएमईज को बता सकें?
जी, ई-कॉमर्स आजकल मतलब अभी जो ट्रेंड है, अभी जो दुनिया में ट्रेंड है ई-कॉमर्स में, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट बहुत ई-कॉमर्स के अंदर जाता है। दूसरा मतलब कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो आपने कहा अपैरल और हैंडीक्राफ्ट्स ये तो हैं ही। तीसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बहुत जाता है, जैसे कि बैटरी, बैटरी चार्जर, इस तरह की चीज़ें जो है, वो काफ़ी जाती हैं ई-कॉमर्स में। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स इस वक़्त बहुत बढ़ रही हैं और आप समझ सकते हैं कि 3 साल में हमने करीब तिगुना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $11 बिलियन से इस साल $40 बिलियन करीब हो गई है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम ई-कॉमर्स के तहत क्रॉस बॉर्डर खास करके निर्यात के तहत हम ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, तो हमें रेगुलेशंस के बारे में सब जगह के बारे में पता होना चाहिए। तो इन रेगुलेशंस को समझ के हम नए प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि केमिकल्स, इन सब में ई-कॉमर्स की बहुत पॉसिबिलिटी है जो हम कर सकते हैं एंड ये लार्ज स्केल से भी हो सकता है, स्मॉल स्केल से भी हो सकता है। जैसे छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं इस देश में स्मॉल स्केल में बनती है और बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज स्केल में बनते हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल्स जो हैं लास्ट स्टेज एग्रीगेशन काफ़ी स्मॉल स्केल में होता है। तो इसको हम उन कंट्रीज़ के एफडीए रेगुलेशन में हमें जाना पड़ेगा, जैसे कि यूएस के एफडीए रेगुलेशन में जाना पड़ेगा, यूके के हमें जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, जो एनएचएस हैं, इनके साथ हमें टाई अप करना पड़ेगा। इसमें सरकार की बहुत ज़रूरत होगी। इसके अलावा मैं तो सोचती हूँ कि जितने हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी आ रहे हैं, उसमें पहले ही हम डिजिटल ट्रेड के लिए कुछ प्रोविजंस कर लें, जिससे हमारी डिजिटल ट्रेड ईज़ियर हो जाए। डॉक्टर कुमार, मौजूदा दौर में खासकर डिजिटल ट्रेड में मार्केटिंग की भूमिका खास है। ऐसे में आप मानते हैं कि मार्केटिंग डेवलपमेंट स्कीम को रिविजिट करना चाहिए। साथ ही फेयर्स में पार्टिसिपेशन के पहलू पर आपकी क्या राय होगी? एक्चुअली मार्केटिंग डेवलपमेंट स्कीम बहुत ही एक छोटी सी स्कीम है जिसके अंदर बहुत बहुत ही लिमिटेड लोगों को बेनिफिट मिल पाता है। मेरे विचार से इसके बजट को 10 टाइम्स क्या बल्कि 50 टाइम्स कर देना चाहिए। और डेलीगेशंस की जहाँ तक बात है, एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस और पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस जिसके लिए ये स्कीम बनी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन इन फॉरेन कंट्रीज या पार्टिसिपेटिंग एग्जीबिशंस इन फॉरेन कंट्रीज या ऑर्गेनाइजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग विद इन द कंट्री so that you can invite the foreign exhibitors। ये स्कीम का जो वॉल्यूम है इतना छोटा है कि इससे पता नहीं लगता कि किन लोगों को पूरे देश में बेनिफिट हुआ। मेरे हिसाब से एक तो इसके बजट को बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, पार्टिसिपेशन की जो गाइडलाइंस है उनको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि आप पहले अपना टिकट खरीदिए, आप अपना स्पेस बुक करिए और आप जाके पूरा खर्चा करिए और उसके बाद आप आने के बाद आप बिल्स अपने लॉन्च करिए, बोर्डिंग पास दीजिए और टिकट दीजिए और तब आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा गवर्नमेंट से। तो ये प्रोसीजर में अगर वो एमएसएमई ये कहता है कि अगर हम पहले खर्चा कर ही सकते हैं तो फिर हमें रीइंबर्समेंट की कितनी आवश्यकता है और रीइंबर्समेंट के प्रोसीजर कितने आप गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट लेना कोई इतना आसान नहीं है प्रोसीजरली। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और इसका बजट बढ़ाने की जरूरत है। हम कम से कम हर एक कंट्री में कम से कम साल में 2-3 डेलीगेशंस भेजेंगे। हर एक कंट्री से 2-3 डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशंस की बात कर रहा हूँ, आएंगे और उनके होस्ट करने के लिए आप आइडेंटिफाई करिए इंस्टीट्यूशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए इंस्टीट्यूशंस को। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कर सकती हैं और जो एमएसएमई सेक्टर से इन्वॉल्व हैं एसोसिएशंस वो भी कर सकती हैं, तभी इसका कोई इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज ये स्कीम चलती जा रही है छोटे मोटे बजट से 10, 20, 50 करोड़ से, उससे कोई बहुत अधिक अंतर पड़ नहीं रहा है। डॉक्टर वीना, आप एक और अहम पहलू पर राय दे सकें, रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर स्पेस में ज्यादा रहता है, और अगर बात एक्सपोर्ट्स की हो तो ये एस्पेक्ट और भी ज्यादा क्रूशल हो जाता है। आपका क्या मानना है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट पहले बहुत अच्छा से एसएमई समझ जाए। देखिए, रेट ऑफ रिजेक्शन नॉर्मल निर्यात में भी 5-10% होता है, लेकिन ई-कॉमर्स में रेट ऑफ रिजेक्शन जो है वो 25% से लेके 50% तक हो सकता है और एसएमईज के लिए खासकर ये रेट ऑफ रिजेक्शन बहुत हाई होता है, वो करीब 40% होता है। यानी कि अगर हमने 100 रुपए की प्रोडक्ट बेची तो हमें 60 ही रुपए मिलते हैं।
उस 100 रुपए में से, क्योंकि जब प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होता है और रिजेक्ट हो जाता है तो वो वहीं पे वो लोग डंप कर देते हैं या कम पैसे में बेच देते हैं, कुछ वहीं कर देते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट उसको वापस लाने का बहुत हाई हो जाता है। तो 2-3 चीज इसमें बहुत जरूरी है। एक तो जब प्रोडक्ट रिजेक्ट होके आए तो उस पे इंपोर्ट टैरिफ ना लगे, अगर आता है तो। एंड ये सिर्फ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह में होता है, और इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में जनरली वहीं पे वो बेच देते हैं कम दाम पे या फेंक देते हैं। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में ये नहीं होता है। दूसरी चीज जो मैं सोचूंगी बहुत इम्पोर्टेंट है एसएमई के लिए, वो ये है कि अगर उनका एक डी मिनिमस थ्रेशोल्ड होता है आरबीआई का, डी मिनिमस थ्रेशोल्ड होता है कि आरबीआई 25% से कम अगर आपका 25% और उससे कम अगर आपका वैल्यू रियलाइजेशन है तो आरबीआई वो अलाउ कर देती है बैंकिंग रिकंसिलिएशन फॉर्म्स में। लेकिन उस थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ाना होगा और आरबीआई इसके लिए 9 महीने का टाइम देती है, यानी कि आज आपने अगर मई के महीने में बेचा तो आपको अगली जनवरी तक टाइम होता है कि आपका रियलाइजेशन पूरा हो जाना चाहिए। ये 9 महीने ई कॉमर्स के लिए कभी कभी सफिशिएंट नहीं पड़ती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हमें अगर लिंक करना है तो हमें इंडस्ट्री एसोसिएशंस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन स्मॉल स्केल को भेजना होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म ओनर्स जो हैं उनको थोड़ा क्वालिटी चेकिंग वगैरह का ये देना होगा, की जिम्मेदारी देनी होगी। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज बात हो रही है एक्सपोर्ट बाजार की। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस एक्सपोर्ट मार्केट, खासकर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पर बातचीत को आइए आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुमार, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम पर आप क्या कहेंगे? ये शायद 30 जून तक वैलिड है। देखा जाए तो इससे एमएसएमईज को काफी सपोर्ट मिला है। 2% इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन है फॉर जनरल कैटेगरी फॉर एवरीबॉडी, मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स अंडर द 410 HS लाइन्स, जो कि लिमिटेड है, और 3% है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये जो है ये अभी लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, और इसमें मेरे विचार से एक तो एक्सटेंशन करने की जरूरत है। पर्पस क्या है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का? बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल है हमारे कंट्री में और बाहर के जो कंट्रीज हैं, उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती है इंटरेस्ट डिफरेंशियल की वजह से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट्स हाई है। उसको कंपेंसेट करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये 2% और 3% का इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रखा गया था। केवल मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें सर्विस एक्सपोर्ट्स भी बहुत अधिक हमारे कंट्री से, जिसका पोटेंशियल भी है और हो भी रहा है, तो सर्विस एक्सपोर्टर्स की भी कॉस्ट तो उतनी ही है, कंपैरेटिवली कॉस्ट डिफरेंशियल तो उसमें भी है। तो आप सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए भी उसको एलिजिबल करिए, और मुझे लगता है कि नए बजट में इसमें प्रोविजन होना चाहिए। और इसका कोई टाइम फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थ्रेशोल्ड अपने एक्सपोर्ट्स की अचीव नहीं कर चुके। अगर हमें 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स को अचीव करना है तो कम से कम आगे आने वाले 5-10 सालों तक ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसकी बहुत आवश्यकता है। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर वीना, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में काफी मौके हैं, पर एमएसएमईज के लिए प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को कैसे आसान बनाया जा सकता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? नॉर्मल एक्सपोर्ट्स के लिए जो आप फैसिलिटीज दे रहे हैं वो ई कॉमर्स के लिए भी दीजिए। क्यों? एक चीज में, जैसे कि नॉर्मल एक्सपोर्ट्स में अगर आप मतलब आपका 50 लाख से कम है तो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे नहीं चाहिए, लेकिन ई कॉमर्स में आपको करना ही पड़ेगा। नॉर्मल एक्सपोर्ट्स में भी अब करने की जरूरत हो गई है।
अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ें ठीक से हो। गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक ग्रीन चैनल बनाए ई-कॉमर्स के लिए खासकर, ताकि उसमें चूँकि कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स जाते हैं, एक थ्रेशोल्ड बना दे कि $1000 से कम की जो प्रोडक्ट है, उसके लिए जो क्लियरेंसेस चाहिए वो ना दी जाए। उनके लिए वो क्लियरेंसेस की जरूरत ना हो। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि किस तरह से हम लोग इनका ईज कर सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एसएमई के लिए ई कॉमर्स में दे सकें, एंड ऑल्सो नॉर्मल एक्सपोर्ट में भी किस तरह से इनका ईज कर सकें। जब वैल्यू कम हो तो हम इनके लिए एक ग्रीन चैनल बना दें। तो डेटा प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का एसएमई के लिए बहुत ऑनरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको इससे उसमें टाइम भी लगता है, उनका पैसा भी जाता है, और हर एक शिपमेंट में अगर आप ये करेंगे तो वो उनके लिए फेयर नहीं है, क्योंकि इनकी छोटी शिपमेंट होती है, इसलिए उनके लिए एग्रीगेशन करना चाहिए। प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए हम लोगों को। दूसरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आज के डेट में आधी जो ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो सर्विसेज की है। सर्विसेज में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर की है, जैसे कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में और हेल्थ सर्विसेज में, और इनफैक्ट हमारे यहाँ ये धार्मिक सर्विसेज भी काफ़ी सारी हैं जो दी जा सकती हैं ई कॉमर्स के तहत। मैंने पिछली बार ही सुना था कि ऑनलाइन शादी होती है, यानी कि पंडित यहाँ बैठा होता है और बाहर में शादी होती है। इस तरह की चीजें जो है वो ई कॉमर्स से बहुत प्रमोट हो सकती है। तो उन्होंने रॉडटेप कर दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रॉडटेप की परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए उनको कम इससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो पूरे एक्सपोर्ट पे होता है, एंड ये WTO के तहत ये बिल्कुल ही कंपैटिबल है। तो रॉडटेप की जो कैलकुलेशन है प्रोडक्ट्स में, और हमने अभी तक सर्विसेज में कुछ रॉडटेप की कैलकुलेशन नहीं की है, बट ये भी हम कर सकते हैं। डॉक्टर कुमार, चलते हुए एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पावर, लैंड रिफॉर्म्स के पहलू को कैसे रीड करते हैं? जहां तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, यहाँ पे भी बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें हम इसमें कैसे बूस्ट कर सकते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर, या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को जो ऑलरेडी काम कर रही हैं डोमेस्टिक मार्केट में या एक्सपोर्ट मार्केट में, कि वो कैसे अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकती हैं। इशू ये है कि हमें फोकस्ड तरीके से काम करना होगा, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। मार्केट इंटेलिजेंस जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करके। दूसरा, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स के लिए इंसेंटिवाइज करके, जिसमें ये जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसएमई एक्सप्रेस में आज के सेशन में इतना ही। एक्सपोर्ट बाजार और खासकर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पर एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू SME, और डॉक्टर वीना झा, CEO, एक ध्वज एडवाइजर्स। थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।